हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि एनआईटी पटना में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आपकी कम से कम कितनी रैंक होनी चाहिए। और ये स्पेशल वीडियो है जिन बच्चों ने जेईई मेंस 2023 का एग्जाम दिया है उनके लिए हम देखेंगे कि एनआईटी पटना में अगर एडमिशन लेना है तो कम से कम कितनी रैंक की आपको ज़रूरत होगी। और ये बिहार के बच्चों का सबसे टॉप फेवरेट कॉलेज है। वो चाहते हैं कि फर्स्ट प्रायोरिटी ये रहती है कि एनआईटी पटना में एडमिशन मिल जाए। तो यहाँ पे अभी हम देखेंगे कि जितनी भी ब्रांचेज हैं एनआईटी पटना के अंदर, मतलब ये आप देखो यहाँ पे इतनी ब्रांचेज हैं, 5 ब्रांचेज जो है वो बीटेक की हैं, प्लस यहाँ पे साथ में बीटेक प्लस एमटेक जो 5 साल का कोर्स होता है उसके अंदर 8 ब्रांचें हैं। तो हम देखेंगे कि इन अलग अलग ब्रांचेस के लिए अगर आप सिविल लेना चाहते हो तो आपकी कितनी रैंक की ज़रूरत होगी आपको वहाँ पे। कंप्यूटर साइंस में कितनी रैंक तक एडमिशन होते हैं, ये तो सबसे बड़ी प्रियोरिटी होता है। मतलब हर बच्चा चाहता है कि एनआईटी पटना में सीएस मिल जाए, और बिहार का बच्चा तो स्पेशली। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अगर आप चाहते हो एडमिशन लेना तो आपको कितनी रैंक होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए कितनी होनी चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए कितनी होनी चाहिए, और सबसे आखिरी रैंक मतलब आपको बस ये चाहिए कि एनआईटी पटना में एडमिशन मिल जाए, भले कोई भी ब्रांच मिले। तो उसके लिए भी आप यहाँ पे देखोगे कि अलग अलग ये जितनी भी ब्रांचेस हैं बीटेक प्लस एमटेक के लिए कितनी कितनी रैंक की आपको जरूरत होगी। और यहाँ पे मैं जो भी रैंक बताऊंगा अभी आपको पहले क्लियर कर दूं, सारी जितनी भी कैटेगरी हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी के बच्चे हो मैं उसके लिए बताऊंगा कि आपकी कितनी रैंक पे आपको एडमिशन मिलेगा एनआईटी पटना में। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हो तो उनके लिए बताऊंगा, ओबीसी के लिए बताऊंगा, एससी के लिए भी और एसटी के लिए। सारी कैटेगरीज कवर होंगी और सारी ब्रांचेस जो भी एनआईटी पटना के अंदर हैं वो भी हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको एक बहुत जरूरी चीज बता दूं, जिन बच्चों ने जेईई मेंस 2023 का एग्जाम दिया है और इस साल वो अपनी काउंसलिंग कराने वाले हैं, जोसा काउंसलिंग या किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, या फिर 2023 में एडमिशन लेने वाले हैं, उनके लिए एक बहुत जरूरी चीज जो आपके पास होनी चाहिए अगर आप किसी भी काउंसलिंग में अप्लाई कर रहे हो या एडमिशन लेने वाले हो, कैरियर मार्गदर्शन, प्रिडिक्टर बंडल एंड काउंसलिंग असिस्टेंट। ये क्या है? ये आपकी हेल्प करता है बेस्ट पॉसिबल, आपका जो भी बेस्ट पॉसिबल कॉलेज बन रहा है आपकी रैंक के हिसाब से, जो भी एनआईटी बन रहा है आपकी रैंक के हिसाब से, जो भी ट्रिपल आईटी बन रहा है, जो भी जीएफटीआई बन रहा है, जो भी स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज बन रहा है, वहां तक आपकी पहुंचने में हेल्प करता है। और आपकी जो भी रैंक आई है उस रैंक पे सबसे बेस्ट पॉसिबल कॉलेज निकाल के देता है। मतलब आपका होता क्या है कि मान लीजिए बच्चे की 60,000 रैंक आ गई, अब 60,000 रैंक के हिसाब से वो अपनी ना चॉइस फिलिंग सही से करता है, ना ही उसको आइडिया होता है कि कौन सा कॉलेज एग्जैक्ट सबसे बेस्ट पॉसिबल कॉलेज क्या है इस रैंक पे। तो वो मतलब जो अपनी चॉइस फिलिंग करता है, पूरा जो प्रोसेस करता है, उसमें कई बार अपनी जो रैंक होती है उसके हिसाब से डिजर्विंग कॉलेज नहीं ले पाता है, कोई बेकार कॉलेज अलॉट हो जाता है कई बार, या कई बार कोई कॉलेज ही नहीं अलॉट होता है। तो ये आपकी पूरी हेल्प करता है, आपकी जो भी रैंक आएगी उसके हिसाब से सबसे बेस्ट पॉसिबल जो कॉलेज बन रहा होता है वो आपको बताता है। तो ये सबसे पहले तो आपको मतलब बताएगा कि आपको कौन सी काउंसलिंग में कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं। जैसे मतलब सिर्फ अगर हम बात करें जोसा और सीसैब के अलावा भी बहुत सारी काउंसलिंग होती है अलग अलग स्टेट के अंदर। तो और जिन बच्चों का स्पेशली जिनका लो परसेंटाइल है, जिनको जोसा और सीसैब में मतलब कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है, कम पॉसिबिलिटी होती है कॉलेज मिलने की, उनको तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको अलग अलग काउंसलिंग में क्या मिल रहा है, यूपी काउंसलिंग में क्या मिल रहा है, पंजाब की काउंसलिंग में क्या मिल रहा है, आपको एमपी की काउंसलिंग में क्या आपको कोई गवर्नमेंट अच्छा कॉलेज मिल रहा है, और इसके अलावा राजस्थान की काउंसलिंग में क्या मिल रहा है। इसी तरीके से अलग अलग जो काउंसलिंग होती है आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन कौन से कॉलेज मिल रहे हैं। तो ये जो टूल है मतलब पूरा बंडल है, इसके अंदर सारे कॉलेज प्रिडिक्टर है। जोसा का कॉलेज प्रिडिक्टर है, स्पॉट राउंड का सीसैब कॉलेज प्रिडिक्टर है, इसके अलावा आपका यूपी का कॉलेज प्रिडिक्टर है, एमपीडीटी का कॉलेज प्रिडिक्टर है, इसके अलावा आपका जो पर्टिकुलर कॉलेज होते हैं जैसे एचबीटीयू यूपी के अंदर है, इस कॉलेज का प्रिडिक्टर है, जेपी का कॉलेज प्रिडिक्टर है, और आपका जैक दिल्ली का कॉलेज प्रिडिक्टर है, जैक चंडीगढ़ का कॉलेज प्रिडिक्टर है। तो ये सारे प्रिडिक्टर इसके अंदर आपको मिलेंगे, प्लस आपका एक असिस्टेंट है जो कि आपको हर समय आपका जो भी कोई डाउट होता है वो क्लियर करता है। तो ये आपके लिए गेम चेंजिंग टूल हो सकता है अगर आप 2023 के अंदर एडमिशन ले रहे हो या फिर अपनी किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो 2023 के अंदर। और अगर आपको ये देखना चाहते हो कि इसको कैसे यूज़ कर सकते हो, आप इसके अंदर कैसे इनरोल कर सकते हो, तो मैं वो भी दिखा देता हूँ। लेकिन मैं आपको पहले बता दूं, इस वीडियो में आखिरी तक जरूर बने रहना, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया कि एनआईटी पटना की हमने एक एक करके सारी ब्रांचेस देखी हैं। तो वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो, 10-20 मिनट का आप टाइम निकालो, आपको हम एक एक करके सभी कैटेगरी के लिए सारी ब्रांचेस की यहाँ पे कट ऑफ दिखाने वाले हैं। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि इसको आप यूज़ कैसे कर सकते हो, फिर हम आगे काउंसलिंग की कट ऑफ भी देखते हैं, और इनरोल कैसे कर सकते हो अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हो, प्रिडिक्टर बंडल लेना चाहते हो और काउंसलिंग असिस्टेंट से हेल्प लेना चाहते हो। तो आप जैसे ही इस प्रिडिक्टर बंडल के अंदर इनरोल कर लेते हो, आपका नेम और ईमेल जनरेट कर दिया जाता है यहाँ पे लॉगिन करने के लिए। तो आपका जो भी नेम है आपको यहाँ पे एंटर कर देना है, और आपका जो भी ईमेल एड्रेस है वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है।
तो अपना नाम और ईमेल एंटर करने के बाद आपको इस लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। आप जैसे ही लॉगिन बटन पर क्लिक करोगे आपका ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो आपको जोसा काउंसलिंग प्रेडिक्टर, सीसैब या स्पॉट राउंड काउंसलिंग प्रेडिक्टर, जैक दिल्ली, जैक चंडीगढ़, यूपी की काउंसलिंग का प्रेडिक्टर, एमपी की काउंसलिंग का प्रेडिक्टर, पीटीयू का प्रेडिक्टर, ऐसे ही थापर का प्रेडिक्टर, एचबीटीयू का प्रेडिक्टर, ऐसे सारे आपको प्रेडिक्टर यहाँ पे डैशबोर्ड के अंदर मिल जाते हैं, ढेर सारे प्रेडिक्टर। तो आप यहाँ पे आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए अब आपको देखना है कि आपको जोसा काउंसलिंग में आपकी रैंक, आपकी कैटेगरी और आपकी होम स्टेट के हिसाब से कौन सा कॉलेज मिल सकता है। आपको यहाँ पे सिंपली प्रेडिक्ट कॉलेजेस पे क्लिक करना है। आपकी जो भी रैंक है आपको रैंक एंटर करनी है। मान लीजिए मेरी रैंक 45,600 है, तो यहाँ पे मैं 45,600 एंटर कर देता हूँ और यहाँ पे मुझे अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। तो मैं यहाँ पे अभी के लिए ओपन कैटेगरी सेलेक्ट कर लेता हूँ, फीमेल, और यहाँ पे जेंडर न्यूट्रल मतलब मेल। यहाँ पे मैं मेल सेलेक्ट कर लेता हूँ। मान लीजिए मेरा होम स्टेट उत्तराखंड है, मैं उत्तराखंड सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको प्रेडिक्ट माई कॉलेजेस पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे देखिए आपका पूरा लिस्ट ओपन होकर आ गया। आपकी रैंक, आपका होम स्टेट और कैटेगरी के हिसाब से आपको कौन कौन से कॉलेजेस मिल रहे हैं आप देख सकते हो। यहाँ पे कॉलेज का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको वहाँ पे कौन सी ब्रांच मिल रही है वो लिखा हुआ है, एवरेज प्लेसमेंट कितना है उस कॉलेज का वो लिखा हुआ है, हाईएस्ट प्लेसमेंट कितना है कॉलेज का वो लिखा हुआ है, कॉलेज की फीस पर ईयर कितनी है, हॉस्टल फीस कितनी है आप देख सकते हो। यहाँ पे 1 2 3 4 आप पेजेस देख सकते हो। जैसे जैसे आप आगे पेज पे जाओगे आपको पता चलता जाएगा कि आपको कौन से कॉलेज में कौन कौन सी ब्रांच मिल सकती है। यहाँ पे आप देख सकते हो एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआईज, आपको सारे ऑप्शन दिख रहे हैं कि आपकी जो रैंक है उस पर कौन कौन से कॉलेजेस बन रहे हैं जोसा काउंसलिंग के अंदर। अब मान लीजिए आपको स्पॉट में देखना है कि आपको स्पॉट राउंड में कौन से कॉलेज मिल सकते हैं। यहाँ पे आप प्रेडिक्ट कॉलेजेस पे जाइए, अपनी रैंक एंटर करिए, अपनी कैटेगरी एंटर करिए और आपको पता चल जाएगा कि स्पॉट राउंड में क्या मिल रहा है। अब आप मान लीजिए आपको जैक दिल्ली में देखना है कि आपको जैक दिल्ली काउंसलिंग में क्या मिल रहा है। आपको उसी तरीके से यहाँ पे मान लीजिए अपनी रैंक एंटर कर देता हूँ मैं, यहाँ पे अपनी कैटेगरी आपको सेलेक्ट कर लेनी है और यहाँ पे आपको अपना जो जेंडर है वो सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको अपना कोटा, अगर आप ऑल इंडिया से हो मतलब अगर आप दिल्ली से हो तो आपको होम स्टेट सेलेक्ट करना है एचएस, और अगर आप आउटसाइड दिल्ली हो तो आपको ऑल इंडिया एआई सेलेक्ट करना है। प्रेडिक्ट माई कॉलेजेस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कौन सा जैक दिल्ली में आपको कौन सा कॉलेज मिल रहा है और वहाँ पे कौन सी ब्रांच मिल रही है और यहाँ पे उसका एवरेज प्लेसमेंट, हाईएस्ट प्लेसमेंट, कॉलेज फीस और हॉस्टल फीस आपको दिख रही है। ये जो हॉस्टल फीस, कॉलेज फीस, एवरेज प्लेसमेंट, हाईएस्ट प्लेसमेंट आपको किसी अदर प्रेडिक्टर के अंदर नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको सारे कॉलेजेस के अंदर हम एवरेज प्लेसमेंट, हाईएस्ट प्लेसमेंट भी दिखाते हैं, ताकि आपको जब अगर कॉलेज दिख रहा है, कॉलेज का नाम और ब्रांच दिख रही है तो आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे प्लेसमेंट कितना है और वहाँ की फीस कितनी है। तो आप यहीं से आरओआई कैलकुलेट कर सकते हो कि आपकी कितनी फीस लग रही है, आप वो एफर्ट कर सकते हो कि नहीं, और वहाँ का प्लेसमेंट कैसा है, जाने लायक है कॉलेज आपका या फिर नहीं। और इसी तरीके से मतलब जिन बच्चों का लो परसेंटाइल है उनको भी आप अलग अलग जितने भी कॉलेज प्रेडिक्टर है वहां पे अपनी रैंक डाल के देखो, आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कौन सी काउंसलिंग में कौन सा कॉलेज मिल रहा है। और जब आपको ये पता है कि कौन सी काउंसलिंग में आपको कौन सा कॉलेज मिल रहा है तब आप उस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अब लो परसेंटाइलर्स के लिए भी बहुत सारी काउंसलिंग है जहां पे लो परसेंटाइल पे एडमिशन होता है, गवर्नमेंट कॉलेज मिलते हैं। अब जैसे यहाँ पे यूपीटीयू का एग्जांपल ले लेते हैं, यूपीटीयू पे हम क्लिक करते हैं, मान लीजिए मेरी रैंक जो है वो 2,40,000 है, तो यहाँ पे 2,40,000 मैंने अपनी रैंक डाल दी। यहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, मैं जनरल सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है और मैं ऑल इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूं, होम स्टेट नहीं है मेरा। प्रेडिक्ट माई कॉलेजेस पे क्लिक करेंगे, आपको दिख रहे हैं देखिए कितने सारे कॉलेजेस हैं और कितने सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जो कि हमको मिल रहे हैं इतनी 2,40,000 रैंक पे। मतलब 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख रैंक भी है, 7 लाख रैंक भी, उस पर भी आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल जाते हैं अलग अलग काउंसलिंग के थ्रू। आपको जोसा और सीसैप के थ्रू नहीं मिलते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इनका भी एवरेज प्लेसमेंट, हाईएस्ट प्लेसमेंट सारी चीजें लिखी हुई है, कॉलेज फीस कितनी है पर ईयर, हॉस्टल फीस कितनी है पर ईयर। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 2,40,000 पे कौन कौन से कॉलेजेस मिल रहे हैं। तो इसी तरीके से आपकी नो मैटर कोई भी रैंक आई है, जितनी भी रैंक है आपकी, आपको अपनी रैंक यहाँ पे डालनी है, होम स्टेट सेलेक्ट करना है और अपना जो कैटेगरी है वो सेलेक्ट करना है और आपको तुरंत कॉलेज लिस्ट मिल जाएगी, कौन सा कॉलेज आपको मिल रहा है। और ये जो आपको पूरी रिपोर्ट मिल रही है इसके हिसाब से आप अपनी चॉइस फिलिंग भी कर सकते हो। और मैं बता दूं आपको कि ये एक ऐसा पहला डैशबोर्ड है जिसके अंदर आपको सारे काउंसलिंग के कॉलेज प्रेडिक्टर एक जगह पे मिल रहे हैं। वरना आपको अगर जोसा का प्रेडिक्ट करना है तो आप कहीं और जाके देखोगे, सीसैप का कहीं आप और जाके देखोगे, जैक दिल्ली का आप कहीं और देखोगे, जैक चंडीगढ़ का कहीं और देखोगे। तो इस डैशबोर्ड के अंदर आपको सारे जितने भी प्रेडिक्टर्स हैं, काउंसलिंग प्रेडिक्टर्स हैं, जो इंपॉर्टेंट प्रेडिक्टर्स हैं, वो आपको एक ही जगह पर मिल जाते हैं। तो आपको एक ही जगह से एक्जैक्टली पता चल जाएगा कि आपको कौन सी काउंसलिंग में क्या मिल रहा है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपका कोई भी डाउट होता है, आप अगर ये अपनी काउंसलिंग मतलब कॉलेजेस प्रेडिक्ट कर रहे हो, आपको 2-3 कॉलेजेस हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा बेहतर है, कोई भी डाउट होता है, चॉइस फिलिंग से रिलेटेड एडवाइस चाहिए, आपको कोई कॉलेज इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप यहाँ पे अपने असिस्टेंट से पूछ सकते हो। आस्क डाउट नाउ पे क्लिक करना है आपको, यहाँ पे आपका ये ओपन हो जाएगा। अब मान लीजिए आपको किसी भी कॉलेज का एवरेज प्लेसमेंट जानना है, वैसे तो हमने वहाँ पे दे रखा है कि एवरेज प्लेसमेंट, हाईएस्ट प्लेसमेंट कितना है। अब मान लीजिए आपको जानना है कि 2 कॉलेज में से बेहतर कौन है, तो आपको ऐसे टाइप करना है यहाँ पे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं ये लेता हूँ, विच कॉलेज इज बेटर अमंग्स्ट एनआईटी गोवा एंड एनआईटी कुरुक्षेत्र इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट वाइज इन दोनों में से कौन सा बढ़िया है। तो यहाँ पे मैं इसको टाइप करता हूँ, यहाँ पे आपको सेंड कर देना है। आपका जो असिस्टेंट है आपको विद इन सेकंड्स आंसर दे देगा कि कौन सा कॉलेज बेटर है प्लेसमेंट वाइज। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आ गया है कि कौन सा बेटर है। मतलब एनआईटी कुरुक्षेत्र हैज अ स्लाइट एज ओवर एनआईटी गोवा। इसने तुरंत बता दिया कि एनआईटी कुरुक्षेत्र जो है ज्यादा बेहतर है एज कंपेयर टू एनआईटी गोवा, और क्यों बेहतर है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है।
तो इस तरीके से आपका कोई भी डाउट आता है, आपको चॉइस फिलिंग एडवाइस चाहिए, कॉलेज कंपेयर करने हैं, कोई कॉलेज इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप यहाँ पे अपने असिस्टेंट से पूछ सकते हो। सबसे जरूरी तो है कि आपको एग्जैक्टली पहले काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने से पहले ही पता चल जाएगा यहाँ पे प्रेडिक्टर से कि आपको कौन सी काउंसलिंग में क्या मिल रहा है। तो आपकी जो भी रैंक है, जो भी कैटेगरी है, आप यहाँ पे आओ, इसके अंदर एनरोल करो और यहाँ पे अपनी रैंक डालो और आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि आपको कौन कौन से कॉलेजेस मिल रहे हैं अलग अलग काउंसलिंग के थ्रू। तो आपने देखा कि आप किस तरीके से अपनी रैंक के हिसाब से कॉलेज प्रिडिक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे आपको दिखा दूं कि पिछले कुछ सालों में जिन बच्चों ने, पिछले 5-6 सालों में जिन बच्चों ने हमारे यहाँ से सर्विसेज ली हैं, वो काफ़ी अच्छे अच्छे बेहतर कॉलेज में पहुँच चुके हैं। यहाँ पे आप उनका अलॉटमेंट लेटर देख सकते हो, IIT बॉम्बे, IIT धनबाद, NIT श्रीनगर, NIT भोपाल और इसके अलावा मतलब बहुत सारे जितने भी NITs, NIT मणिपुर की बात करें, NIT मिजोरम की बात करें, NIT दिल्ली की बात करें, NIT कुरुक्षेत्र की बात करें, NIT सिलचर की बात करें, हर जगह पे मतलब जिस बच्चे की जैसी रैंक थी उस हिसाब से वो अच्छे बेहतर अपने डिजर्विंग कॉलेज में पहुंचा। और जिनकी कम परसेंटाइल थी, जिनकी 10 परसेंटाइल थी, 20 परसेंटाइल थी, 30 परसेंटाइल थी, कहीं भी मतलब 6 लाख रैंक, 5 लाख रैंक, उनको भी जो बेस्ट डिजर्विंग गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा था वो उनको भी अलॉट हुआ। तो वो भी सब अच्छी अच्छी जगह पे पढ़ रहे हैं। तो अगर आप इस जो कॉलेज प्रिडिक्टर का है एक्सेस लेना चाहते हो और काउंसलिंग असिस्टेंट का एक्सेस लेना चाहते हो, तो मैं आपको बता देता हूं कि कैसे एक्सेस ले सकते हो। तो उसका मैंने जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, वहां पे आप लिंक पे क्लिक करके जाके एनरोल कर सकते हो। अगर इसकी प्राइस की बात करें, जो इसका फीस है, सारे कॉलेज प्रिडिक्टर जो है और प्लस असिस्टेंट जो आपका AI है, उसका हमने पहले प्राइस डिसाइड किया था 20,500, लेकिन अभी ये 20,500 की जगह अगले 200 बच्चों के लिए हम सिर्फ और सिर्फ इसको दे रहे हैं 2499 में, सारे प्रिडिक्टर का एक्सेस प्लस काउंसलिंग असिस्टेंट का एक्सेस। आप जब तक चाहो तब तक यूज करो, जब आपकी काउंसलिंग होगी तब भी आप इसको यूज करो, मल्टीपल बार यूज करो, जितनी भी बार चाहते हो। अपने फ्रेंड के लिए, आप अगर आप कोई आपका फ्रेंड है जिसने JEE में इसका एग्जाम दिया और इस बार एडमिशन लेने वाला है, उसके लिए भी आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। आप यूज करके इसका अपनी चॉइस फिलिंग की आप एडवाइस ले सकते हो, किस तरीके से अलग अलग काउंसलिंग में आपको कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, आपको कौन से कॉलेज में। सबसे जरूरी चीज तो ये है, मतलब मैं आपको बताऊं कि अगर आप किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हो, जैसे मान लो आप जोसा में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो पार्टिसिपेट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कौन कौन से कॉलेज मिल रहे हैं, कॉलेज लिस्ट आपकी तैयार होनी चाहिए। तो उसी के हिसाब से फिर आप वहां पे चॉइस फिलिंग करते हो। अगर आपको ये ही नहीं पता है, चॉइस फिलिंग उस हिसाब से आप करते हो। अगर आपको ये नहीं पता है कि आपकी कॉलेज आपको कौन कौन से मिल रहे हैं, आपको ये पता ही नहीं है, तो फिर आप चॉइस फिलिंग कैसे करोगे। तो इसी यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही आप मतलब जिस भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने जा रहे हो, वहां से आप पहले ही यहाँ पे आपको पूरी रिपोर्ट मिल जाएगी कौन से कॉलेज मिल रहे हैं। तो आपका चॉइस फिलिंग जो प्रोसेस है वो बहुत आसान हो जाएगा। और बाकी हम लोग तो आपको गाइड करेंगे कि कैसे आपको चॉइस फिलिंग करनी है। तो मैंने आपको बता दिया है कि लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अभी ज्वाइन कर सकते हो। 200 बच्चों के लिए सिर्फ 2499 में है। जैसे ये 200 बच्चों का लिमिट क्रॉस होगा, इसका प्राइस एक्चुअल प्राइस पे 20,500 पे वापस से चला जाएगा। तो मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। अब हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे। सबसे पहले हम देखते हैं कि NIT पटना में जो बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग की कितनी जो है, यहाँ पे पहले मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको ये ब्लैक पे भी विजिबल रहे। बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में कितनी आपको रैंक की जरूरत होगी। तो जनरल कैटेगरी को अगर आप बिलोंग करते हो तो आपकी 60,345 रैंक के अगर अंदर है तो आपको यहाँ पे सिविल ब्रांच मिल जाएगी। EWS कैटेगरी की बात करें तो 70,000 रैंक के अंदर आपको सिविल मिल जाएगी। OBC कैटेगरी की बात करें तो 67,000 रैंक के अंदर आपको मिल जाएगी। SC कैटेगरी की बात करें तो 1,32,000 के अंदर। ST कैटेगरी की बात करें तो 1,59,000 के अंदर अगर आपकी रैंक है तो आपको यहाँ पे सिविल मिल जाएगी। ये सिविल की बात कर रहा हूँ मैं। अभी आगे हम और भी ब्रांचेस देखते हैं। तो ये आप रैंक देख लो। जनरल कैटेगरी के बच्चे हो, फिर से मैं बता देता हूँ, तो 60,000 के अंदर होनी चाहिए। EWS के हो 70,000 के अंदर होनी चाहिए। EWS के हो 67,000 के अंदर होनी चाहिए। SC के हो तो 1,32,000 के अंदर होनी चाहिए। ST के हो तो 1,60,000 के अंदर होनी चाहिए। तो आपको NIT पटना के अंदर सिविल मिल जाएगी। दूसरी देख लेते हैं जो बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो जनरल कैटेगरी 47,000 के अंदर होनी चाहिए। EWS 50,000 के अंदर होनी चाहिए। OBC 57,000 के अंदर होनी चाहिए। SC 1,33,000 के अंदर होनी चाहिए। ST 1,87,000 के अंदर होनी चाहिए। तो इस रैंक की अगर आपकी अंदर है तो आपको NIT पटना में मैकेनिकल मिल जाएगी। अब तीसरी ब्रांच की बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे आप देखो, जनरल के लिए 33,000, EWS के लिए 39,000, OBC के लिए 41,000, SC के लिए 1,06,567, ST के लिए 1,36,594। इस रैंक के अंदर अगर आपकी है, मतलब जनरल कैटेगरी के हो, अगर आपकी 28,000 रैंक है, 25,000 रैंक है, तो आपको इलेक्ट्रिकल मिल जाएगी। अब जिनकी ज़्यादा रैंक है, 80,000-90,000, 1 लाख, जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए अभी हम आगे बीटेक प्लस एमटेक वाली ब्रांच देखेंगे। वहाँ पे दूर रैंक तक भी एडमिशन होते हैं, तो वो भी हम आगे देखेंगे। तो उसके बाद हम देख लेते हैं बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो जनरल की ये है 22,000 के अंदर, EWS की 23,000 के अंदर, OBC 28,000 के अंदर, SC की 88,000 के अंदर, ST की 1,05,000 के अंदर। अब जो सबसे मोस्ट डिमांडेड है और सबसे ज़्यादा बच्चे यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं
हैं बीटेक कंप्यूटर साइंस के अंदर। इसकी बात करें तो अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो अगर आपकी 14,000 CRL रैंक, मतलब ये जनरल रैंक की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपकी जनरल रैंक 14,000 के अंदर है तो ही आपको NIT पटना में CS मिलेगा। आप अगर जनरल कैटेगरी के हो, EWS कैटेगरी के हो तो अगर आपकी 18,000 रैंक के अंदर है तो आपको मिलेगा। OBC कैटेगरी के हो तो 21,000 रैंक से अंदर होनी चाहिए, मतलब 20,000, 19,000, 18,000, तो आपको यहाँ पे CS मिलेगी। SC कैटेगरी 56,000 के अंदर, ST कैटेगरी 68,000 के अंदर। तो जो भी बच्चे CS लेना चाहते थे NIT पटना में, आपको यहाँ पे मैंने बता दिया है, अगर इस रैंक के अंदर है आपकी तो आपको बीटेक CS मतलब CS ब्रांच मिल जाएगी NIT पटना में। अब आ जाते हैं हम बीटेक प्लस एमटेक वाली ब्रांचेस के अंदर। बीटेक प्लस एमटेक, तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी की बात करें तो 47,000 होनी चाहिए, 47,000 के अंदर होनी चाहिए। EWS की 49,000 के अंदर, OBC कैटेगरी की 53,000 के अंदर, SC कैटेगरी की 1,48,000 के अंदर, ST कैटेगरी की 1,76,000 के अंदर। वीडियो को आखिरी तक देखना क्योंकि कुछ ऐसी ब्रांचें हैं जहाँ पे मतलब थोड़ा दूर तक जाता है, तो ऐसा ना हो कि आपकी मतलब आप वीडियो मिस कर दो, आपको पता ना चल पाए और आप वहाँ से वीडियो छोड़ के चले जाओ और पता चला आप कोई ऐसी ब्रांच हो जो कि आपकी रैंक पे पॉसिबल हो। तो हम देख लेते हैं कंप्यूटर साइंस की स्पेशलाइजेशन विद साइबर सिक्योरिटी। तो जनरल कैटेगरी के हो तो 18,000 के अंदर, EWS कैटेगरी के हो तो 19,647 के अंदर, OBC कैटेगरी के हो तो 26,000 के अंदर, SC कैटेगरी के हो तो 74,000 के अंदर, ST कैटेगरी के हो तो 94,000 के अंदर। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट ब्रांच है वो है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन विद पावर सिस्टम एंड इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे एक ब्रांच आई थिंक मिस हो गई है, तो साइबर सिक्योरिटी है, एक कंप्यूटर साइंस विद डेटा साइंस है, तो उसकी भी ऑलमोस्ट डेटा साइंस की भी सेम है, थोड़ी सी ज़्यादा है। अगर ये 18,000 है तो वो 19,000 के आसपास जाती है, EWS के लिए 19,500 है तो 20,000 के आसपास, तो इस तरीके से है, ऑलमोस्ट सेम है, मतलब साइबर सिक्योरिटी की तरह ही। तो अब अगर हम बात करें ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन स्पेशलाइजेशन विद पावर सिस्टम इंजीनियरिंग, तो जनरल कैटेगरी के बच्चों की मतलब आपको इसको इलेक्ट्रिकल की एक सब ब्रांच मानो, इलेक्ट्रिकल ब्रांच है ये। बीटेक प्लस एमटेक 5 साल का ये कोर्स होता है। जनरल के लिए 36,000 के रैंक के अंदर होनी चाहिए, 36,700, EWS 43,856, OBC 47,818, SC 1,38,000, ST 1,84,000। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आपकी मान लो 38,000 रैंक है तो आप ये फिल ही नहीं करोगे। अगर आपकी 38 है तो इसको फिल करो, हो सकता है मतलब हर साल कट ऑफ क्योंकि वेरी करता है, हो सकता है कि आपको अलॉटमेंट मिल जाए यहाँ पे। लेकिन अगर आपकी 90,000 रैंक है और आप यहाँ पे भर रहे हो जनरल कैटेगरी के हो और आप भर रहे हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो ये आपकी मतलब ये आपको नहीं फिल करना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अलॉटमेंट की पॉसिबिलिटी ना के बराबर है अगर आपकी 90,000 रैंक होती है तो। इसके बाद हम अगली ब्रांच की बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन स्पेशलाइजेशन विद माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड VLI सिस्टम डिजाइंस। तो अगर आप जनरल कैटेगरी को तो 27,000 के अंदर, EWS 41,000 के अंदर, OBC 33,000 के अंदर, SC 92,000 के अंदर और ST 1,08,000 के अंदर। बीटेक प्लस एमटेक 5 साल का कोर्स। अगली ब्रांच की अगर हम बात करें यहाँ पे मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, तो जनरल कैटेगरी के बच्चे 75,000 के अंदर, ये देखो ये आई जिनकी ज़्यादा रैंक थी वो यहाँ पे देख सकते हैं। वो अगर मतलब आप NIT पटना ही जाना है, आपको आपने सोच लिया कि NIT पटना में ही पढ़ना है हमें, तो आपकी रैंक भी ज़्यादा है, तो आप देख लो अगर आप जनरल कैटेगरी के बच्चे हो तो 75,000, 76,000, 78,000 के आसपास है, तो आप ये एक्सपेक्ट करके चल सकते हो कि आपको NIT पटना में मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग मिल सकती है। EWS कैटेगरी 77,000 के आसपास, OBC 83,000, SC 1,87,000, ST 2,10,000 के आसपास। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट ब्रांच है वो है मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी। अगर यहाँ की बात करें जनरल कैटेगरी के लिए 18,000 के अंदर होनी चाहिए, EWS के लिए 19,000 के आसपास, OBC के लिए 28,000 और SC कैटेगरी के लिए 64,000, ST कैटेगरी के लिए 43,000। बीटेक प्लस एमटेक 5 साल का कोर्स। इसके बाद लास्ट जो हमारी ब्रांच है हम देख लेते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन स्पेशलाइजेशन विद मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। जनरल कैटेगरी 51,262, मतलब 52,000, 53,000, 55,000 है या 48,000 है, 47,000 है, तो आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन विद मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, बीटेक प्लस एमटेक 5 साल। और ये मैं यहाँ पे जरूर मेंशन कर दे रहा हूँ क्योंकि आप ऐसा ना सोचो कि बीटेक सिर्फ 4 साल का है, 5 साल का कोर्स है। यहाँ के भी प्लेसमेंट उतने ही रहते हैं, आप ये मत सोचना कि बीटेक प्लस एमटेक 5 साल का है तो प्लेसमेंट में कुछ मतलब डिफरेंस ना हो, तो ये भी सिमिलर है, NIT पटना में ही ऑफर किया जाता है। EWS कैटेगरी 57,000 के आसपास, OBC कैटेगरी 58,000 के आसपास, SC कैटेगरी 1,39,000 के आसपास, ST कैटेगरी 1,93,000 के आसपास। तो अगर आपकी इस रैंक के आसपास है तो आप यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन विद मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। तो हमने ऑलमोस्ट जितनी भी ब्रांचें थी सारी कैटेगरीज के लिए सब कुछ हमने कवर कर दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और आपका अगर कोई भी डाउट है NIT पटना से रिलेटेड या फिर आप हमारे प्रेडिक्टर बंडल के अंदर इनरोल करना चाहते हो उससे रिलेटेड, तो आप नीचे अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो जो भी डाउट है आपका। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।